अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। उफ मर गया, रेयान ने एक नारा लगाया और छुरी और आलू फेंककर अपनी उंगली पकड़ ली। सालन भूनते शयान ने पलट कर देखा तो रेयान की उंगली से खून बह रहा था और फर्श को लाल कर रहा था। ये क्या हुआ है? शयान ने पूछा। देख नहीं रहे, कट लग गया है, रेयान ने गुस्से से कहा। ठहरो, मैं इस पर पट्टी बांध देता हूँ, शयान ने कहा। शयान ने एक मैला कुचैला डस्टर उठाया और रेयान के जख्म पर लपेटने लगा। अकल से पैदल इंसान, इस डस्टर पर कितनी मैल जमी हुई है, ये मैल जख्म के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, रेयान ने गुस्से से कहा। रेयान का जख्म इतना लंबा कट था कि इसे दर्द हो रहा था और ऊपर से शयान की हमाकतें इसे और गुस्सा दिला रही थी। अरे ये बू, रेयान ने लंबा सांस लिया। हाँ सच में मुझे भी बदबू महसूस हो रही, जैसे कुछ जल रहा हो, शयान ने कहा। शानी के बच्चे, हांडी जल रही है, जाओ देखो, रेयान ने कहा। रेयान के चलाने पर शयान को होश आया। वो हांडी की तरफ भागा, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। हांडी जल चुकी थी। इसमें मौजूद खाना इस काबिल नहीं था कि खाया जा सके। ये कोई नई बात नहीं थी। हफ्ते में 4 बार ऐसा ही होता था। जब से नादिया बेगम का इंतकाल हुआ था, इस घर को एक मुलाजमा शाकरा संभाल रही थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब तो इस घर का शराजा बिखर चुका था। शाकरा इस घर की बरसों पुरानी मुलाजमा थी। नादिया बेगम की शादी के वक्त वो इस घर में आई थी। इस घर के सारे मामला से वो वाकिफ थी। नादिया बेगम की मौत ने खला तो पैदा कर दिया था, लेकिन घर का निज़ाम चलता रहा। तकरीबन 3 साल पहले शाकरा भी इस दुनिया से चल बसी। शाकरा की मौत के बाद फैज़ान साहब ने एक नौजवान लड़की काम पर रखी, जिसने सारा घर संभाल लिया था। खाना भी बहुत उम्दा पकाती थी, सफाई सुथराई भी अच्छी कर लेती थी। लेकिन रमज़ान साहब को जल्द ही अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की का किस किस्म की है। हर वक्त अरमान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, घंटों इसके कमरे में घुसी रहती। फैज़ान साहब तो घर पर होते नहीं थे। रमज़ान साहब की नज़रों ने भांप लिया कि इस लड़की का इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये नहीं था कि इन्हें या फैज़ान साहब को अरमान पर भरोसा नहीं था, इन्हें अपनी औलाद पर पूरा भरोसा था। मगर सिर्फ अरमान ही नहीं, घर में और भी लड़के थे, इसलिए इस लड़की को घर से निकालना पड़ा। कुछ अरसे बाद फैज़ान साहब ने एक लड़के को काम पर रखा। वो गुजारे लायक घर के काम कर लेता था, लेकिन कुछ दिनों बाद घर की चीज़ें गायब होने लगी। कुछ कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़। एक दिन तो फैज़ान साहब ने घर से इनके हज़ारों रुपए चोरी हो गए। एक दिन वो लड़का अलमारी से पैसे चुरा रहा था कि रमज़ान साहब ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस लड़के को भी काम से निकाल दिया गया। रमज़ान साहब और आलिया बेगम की पसंद की शादी थी। इनके कोई ख़ास रिश्तेदार भी नहीं थे। अल्लाह ने शादी के कुछ अरसे बाद इन्हें फैज़ान जैसे बेटे से नवाजा, लेकिन बदकिस्मती ये कि फैज़ान साहब की पैदाइश के वक्त आलिया बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ फैज़ान साहब इस काबिल हो गए कि पढ़ लिख कर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का ओहदा हासिल कर लिया। फैज़ान साहब की शादी रमज़ान साहब ने अपने दोस्त की बेटी नादिया बेगम से की। नादिया बेगम बहुत समझदार और सुलझी हुई खातून थी। अल्लाह ने फैज़ान साहब को 4 बेटों से नवाजा। सबसे पहले अरमान, दूसरे नंबर पर शियान, तीसरा रेयान और आखिर में आयान। नादी बेगम हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो गई। फैज़ान साहब ने मिलकर अपने बच्चों को संभाला। अब घर पर कोई भी मुलाजिम नहीं टिक सका तो सारा काम घर वाले मिलकर संभालते थे। अरमान जब तक घर होता तब तक सुकून होता था, क्योंकि बड़े होने के नाते अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था इसने, और आर्मी की ट्रेनिंग और टफ रूटीन ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो काफ़ी सलीकामंद भी था। जब तक अरमान घर होता सब आराम से रहते, लेकिन जब इसकी पोस्टिंग दूर हो जाती तो फिर मसला खड़ा हो जाता। पिछले दिनों वह काफ़ी अरसा तक कोयटा में रहा था, फिर वहीं से इसे सियाचंद जाना पड़ा। इमरजेंसी ऐसी थी कि वो घर वालों से मिलने भी नहीं आ सका, मगर इसने महाज पर जाने से पहले घर फ़ोन ज़रूर किया था। इसके फ़ोन ने घर वालों के लिए हलचल मचा दी थी। सबको एक बहुत बड़ा धचका लगा था। आज फिर खाना जला दिया तुम लोगों ने, दादों की आवाज़ सुनाई दी थी। शायान और रेयान मुंह लटकाए लिविंग रूम में आ बैठे। फैज़ान साहब ने इनके लटके हुए चेहरे देखे। ये काम इनके करने के कब थे? कभी कुछ अच्छा पका लेते थे तो कभी खाना जला देते थे। दादो शोम चाहते थे, सारे शौम चाहते थे, लेकिन पेट तो भरना ही था ना। जब कभी खाना बहुत ज़्यादा जल जाता तो होटल से मंगवा लेते। जाओ बाहर से खाना ले, फैज़ान साहब ने शायान को कुछ रकम देते हुए कहा। जी बाबा, रेयान ने कहा। देखो कुछ ढंग का लाना, फैज़ान साहब ने ताकीद की। शायान और रेयान दोनों खाना लेने चले गए। फैज़ान साहब रमज़ान साहब के कमरे में आए। रमज़ान साहब आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े हो गए थे। उम्र भी तो काफ़ी हो गई थी इनकी, लेकिन फैज़ान साहब कभी अपने बाप की बातों का बुरा नहीं मनाते थे। रमज़ान साहब उम्र के इस हिस्से में थे जहाँ इन्हें तन्हाई का शदीद एहसास होता था। बुढ़ापे ने इन्हें घर तक ही महदूद कर दिया था। घर में किसी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि इन्हें टाइम दे सकता। अरमान आर्मी में था, जबकि बाकी तीनों लड़के पढ़ रहे थे। ऐसे में किसी के पास इनके लिए वक्त कहाँ था। फैज़ान साहब ये खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।
इस वक्त भी रमज़ान साहब का गुस्सा इंतहा पर था। फैज़ान साहब भी इनके कमरे में आए थे। मैं पूछता हूँ आखिर इस खबर को मुझसे क्यों छुपाया कि मैं तुम सब का दुश्मन हूँ। दादू ने कहा ये बात नहीं है अब्बाजान, आप गलत समझ रहे हैं। फैज़ान साहब जानते थे कि रमज़ान साहब का रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को इनसे छुपाया था। उन्होंने सोचा था कि जब वो आएगी तो खुद ही रमज़ान साहब को पता चल जाएगा, और वैसे भी रमज़ान साहब उम्र के इस हिस्से में थे कि ये खबर इनके लिए शौक बन सकती थी। सच तो ये था कि फैज़ान साहब को उम्मीद ही नहीं थी कि वो खुद चली आएगी, इसलिए इस बात को छुपाया था, लेकिन शायान से हमाकतें ही सरजद होती थीं। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? गज़ब खुदा का अयान तक सब जानते हो, और मैं जो इस घर में सबसे बड़ा हूँ, मुझे खबर तक ही नहीं होने दी किसी ने। अगर शयान की मुझसे बात नहीं निकलती तो मुझे तो पता ही ना चलता। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाएगी? दादो दादू का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। अब्बा जान, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फैज़ान साहब ने कहा। कौन है वो, किसकी बेटी है? दादू ने गुस्से से पूछा। अरमान बता रहा था कि इसके कर्नल की बेटी है, कर्नल आमिर अली की। फैज़ान साहब ने बताया। सच तो ये था कि अरमान के इस इक़दाम से फैज़ान साहब को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। वो इनका बड़ा और लाडला बेटा था, बहुत ख्वाब देखे थे उन्होंने अरमान के हवाले से। खुद इन्हें शिद्दत से इंतज़ार था अरमान के सर पर सिरा सजा देखने का। कोयटा से आगे पुशिन के इलाके में अरमान की गुज़िश्ता 6 माह से पोस्टिंग थी। वो अक्सर इन्हें फ़ोन करता था, भाइयों से बात करता था, लेकिन कभी इसने अपने घर वालों को भिनक तक नहीं पड़ने दी कि वो किसी लड़की के साथ इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। आखिरी बार फ़ोन करके उसने फैज़ान साहब को कहा था, माजी बाबा जान, हमें फ़ौरन सियाचिन पहुंचने के ऑर्डर मिले हैं। वहाँ हालात बहुत कशीदा हैं, दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ रवाना हो रहा हूँ। आप मेरी और पाकिस्तान की फ़तह का दुआ करते रहिएगा। अरमान ने कहा, बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारी फ़तह के लिए दुआ करता हूँ। फैज़ान साहब ने कहा, अब्बू एक ज़रूरी बात बतानी थी आपको। अरमान ने कहा, हाँ बोलो बेटा। फैज़ान साहब ने कहा। अरमान की बात सुनकर फैज़ान साहब के अरमानों पर पानी फिर गया था। अरमान ऐसा करेगा, इन्हें उम्मीद नहीं थी। अरमान की बात सुनकर इन्हें धचका लगा था। इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। बाबा, दरअसल मैंने 15 दिन पहले यहाँ कोयटा में शादी कर ली है। दुआ बहुत अच्छी लड़की है, हमारे सीनियर कर्नल आमिर अली की बेटी है। जानता तो मैं इसे बहुत पहले से था, मगर 15 दिन पहले मुझे इससे शादी करनी पड़ी। इसकी दादी जान इलाज के लिए जर्मनी जा रही हैं, इसलिए मुझे इससे उजरत में शादी करनी पड़ी। मुझे डर था कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप और दादो मुझे ऐसा करने के लिए की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए आपसे पूछे बगैर ये कदम उठाया। अरमान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अरमान फैज़ान साहब ने कहा, बाबा मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर आपके पास आएंगे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन दुआ बहुत जल्द आ जाएगी आप लोगों के पास। वो बस किसी भी दिन वहाँ आ जाएगी, हमारा बिखरा हुआ घर संभाल लेगी। बाबा, इसे एहसास मत होने दीजिएगा कि वो अजनबी है। आप रेहान लोगों को बता दीजिएगा, और दादू को भी संभाल लीजिएगा। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज़। अरमान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फैज़ान साहब सर पकड़ कर बैठ गए। रमज़ान साहब आधी बात सुनकर उठ गए थे। इन्हें अरमान की शादी का नहीं पता चला था। वो बस इतना जान सके थे कि अरमान जहाँ जा रहा है वहाँ मौत सर पर खड़ी है। क्या हुआ बाबा? शाया ने पूछा। बाबा, आप फिक्र मत करें, अरमान भाई जल्दी ही गाजी और फतेह बनकर आएंगे। आया ने कहा। बाबा चुप क्यों हैं, बताएं ना क्या हुआ है? रेहान ने पूछा। अरमान ने शादी कर ली और उसकी बीवी दुआ किसी भी दिन यहाँ पहुँच जाएगी। फैज़ान साहब ने कहा। क्या? तीनों ने एक साथ कहा। हाल शयान बता रहा था कि वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। कब तक आएगी वो? फैज़ान साहब ने पूछा। इस लड़की को देखने के लिए बेचैन थे जो इनकी अरमान की पसंद थी। अरमान ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। फैज़ान साहब ने कहा, जल्दी कितनी जल्दी? तारीख बताई थी अरमान ने। दादो ने पूछा। अब्बा जान, वो बहुत जल्द आ जाएगी, परेशान ना हो। फैज़ान साहब ने कहा, आज आ जाए तो ही अच्छा है। इस बिखरे हुए घर को एक औरत की सख्त ज़रूरत है। दादू ने कहा। अब्बा जान, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। फैज़ान साहब ने कहा और बाहर निकल गए। फैज़ान साहब को खुद भी बेटी की चाहत थी और सारी ज़िंदगी वो बेटी के लिए तरसते रहते। जब भी नादिया बेगम उम्मीद से होती तो वो बेटी की दुआ मांगती, लेकिन हर बार अल्लाह इन्हें बेटे से नवाजता। आखिर उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। फैज़ान साहब को बेटियां बहुत पसंद थी, मासूम सी, लेकिन वो कर्नल की बेटी क्या होगी ऐसी? अरमान ने कहा तो था कि दुआ कराची आ जाएगी, लेकिन फैज़ान साहब को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दुआ आएगी। इतने बड़े बाप की मॉडर्न और लाडली बेटी, इससे क्या ज़रूरत है कि अपने शोहर की गमजुदगी में इसके बिखरे हुए घर को समेटे आए। वो बड़े मायूस हुए थे बेटे की इस हरकत पर। अनदेखी लड़की जो इनकी बहू बन गई थी, इसके आने की ज़रा बराबर उम्मीद नहीं थी फैज़ान साहब को।
खाने से फारिग होकर सब अपने कमरों में थे। अयान हसाबे मामूल अपना कमरा बंद किए पता नहीं क्या क्या कर रहा था। वो घर में सबसे छोटा था, माँ का लाडला और चहेता बेटा। नादिया बेगम के लाड प्यार ने इससे बिल्कुल बच्चा बना रखा था। नादिया बेगम की वफ़ात के बाद वो बहुत ज़िद्दी हरदर्म हो गया था, किसी को खाते में नहीं लाता था। अयान पर कोई रोक टोक कोई सख्ती नहीं की जाती थी। यही वजह थी कि वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था जिसकी वजह से रेहान और अयान में अक्सर लड़ाई हो जाती थी। आखिर ये अयान किस बात का नवाब बना हुआ है? बाबा इसे तो कुछ नहीं कहते, सारा काम हमें करना पड़ता है। रेहान ने गुस्से से कहा, छोटा है इसलिए ना, जब बड़ा होगा खुद ही समझ आएगा। शयान ने किचन साफ करते हुए कहा, क्या हम कभी छोटे नहीं थे? हम तो कब से ये काम कर रहे हैं। रेहान ने कहा, अब तुम बर्तन खुश करो, मेरा दिमाग मत खाओ। शयान ने कहा, काश भाभी जल्दी आ जाए। रेहान ने कहा, तुम्हें उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगी? शयान ने कहा, क्यों? भाई ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे और यही इनका घर है। रेहान ने कहा, अहमक वो नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, वो यहाँ हमें खाना पका कर देने और हमारी खिदमत करने आएंगी? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। शयान ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि भाभी जल्दी आ जाएंगी और फिर ये घर जन्नत बन जाएगा। रेहान ने कहा। बरामदे में से निकलते हुए शयान बुरी तरह ठटका था। वो सामने खड़ी इस लड़की को घूर रहा था। घर का मेन गेट खुला हुआ था। वो लड़की घर में दाखिल होकर गेट बंद कर चुकी थी। अब वो गेट के बाहर देख रही थी। बरामदे के नीचे ही गाड़ी खड़ी थी। शयान गाड़ी के पास आया। वो इस लड़की को देख रहा था। कौन हो तुम? शयान ने पूछा। वो मैं। वो लड़की हल्काते हुए बोली। सफ़ेद शलवार दुपट्टे और ब्राउन शर्ट में मलबूस वो लड़की बुरी तरह चूकी थी। इसके हाथ से बैग नीचे गिरा था। शयान ने देखा वो बहुत ही सादा सी हुली में मलबूस थी। शराफत चेहरे से टपक रही थी। इसके गले में सोने का एक लॉकेट था जिस पर डी लिखा हुआ था। शयान की नज़र जैसे ही लॉकेट पर पड़ी वो चूंका। डी यानी दुआ। तो वो दुआ थी, बगैर तलाक की आई थी। और सॉरी भाभी, मैं आपको पहचान ही नहीं सका। कैसे पहचानता? भाई ने कभी आपको की कोई पिक नहीं दिखाई? कल भाई का ख़त आया था, वो आपके बारे में पूछ रही थी। हम काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे आप मुझे नहीं पहचानी ना? मैं हूँ शयान, आपका देवर। शयान ने कहा, लेकिन वो मैं। इस लड़की ने कुछ कहना था। अरे भाभी अंदर आए ना, बाबा और दादाजी भी घर में हैं, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। शानी ने कहा और इस लड़की का बैग उठाकर अंदर दाखिल हो गई। मैं सबको बता कर आता हूँ, शानी ने कहा। वो लड़की शयान की बातें कुछ कुछ समझ सकी थी। जो इसे समझ आया था वो सिर्फ इतना था कि इसे घर के लोग किसी के इंतजार में थे जो शायद इनकी बहू थी, और गलती से शयान इसे अपनी भाभी समझ बैठा था। इस वक्त तो खौफ के हाथों मजबूर होकर इस लड़की दानिया को जो गेट खुला हुआ नजर आया वो उस घर में घुस गई थी। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी इन खूनख्वार लोगों से जो इसे ढूंढ रहे थे। वो लड़का अंदर चला गया है। मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन मेरा बैग। ओह, वो लड़का मेरा बैग अंदर ले गया। अब क्या करूँ? बैग के बगैर तो वापस नहीं जा सकती, दानिया ने सोचा। दानिया ने मुड़कर गेट की तरफ देखा जहाँ दो साए नजर आए जो सामने वाले घर के दरवाजे पर खड़े दानिया को तलाश कर रहे थे। अगर वो इनके हाथ लग जाती तो क्या होता, ये सोचकर ही दानिया की रूह कांप उठी। बाबा, दादा जान। शयान ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? दादा जान ने पूछा। बाबा, दादा जान आपके लिए एक सरप्राइज़ है। शयान ने कहा, क्या? फैज़ान साहब ने पूछा। भाभी सच में आ गई हैं? शयान ने इनके सर पर बम फोड़ा। क्या कह रही हो तुम? फैज़ान साहब ने कहा। बाबा चले ना, आप चले ना, आए आप भी दादाजी। शयान ने कहा और इनको दरवाजे तक ले आया जहाँ दानिया खड़ी थी। अरे भाभी अंदर आए ना। शयान ने कहा, हाँ हाँ बेटी अंदर आ। फैज़ान साहब ने कहा, अरे इसे अंदर तो आने दो, वहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? दादाजी ने गुस्से से कहा, बेटी जो कुछ भी अरमान ने किया हमें कोई इतराज़ नहीं है, तुम अंदर आओ। फैज़ान साहब ने कहा, सबको अरमान की पसंद बहुत पसंद आई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दुआ नहीं दानिया है। दानिया के इस घर में कदम रखते घर के दरो दीवार महक उठे थे। फैज़ान साहब इसे लिविंग रूम में ले आए थे। दानिया इस वक्त एक शरीफ घर में थी। इसके इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोग थे। शयान बेटा बातें बाद में करना, अभी जाओ भाभी को इनके कमरे में ले जाओ। फैज़ान साहब ने कहा, भाभी का कमरा? शयान ने सवाल नज़रों से देखा, माँ का कमरा ही अब तुम्हारी भाभी का कमरा है, बल्कि ये घर हम सब इनके ही हैं। फैज़ान साहब ने कहा, जी बाबा। शयान ने कहा, चले भाभी। रेहान ने कहा, तुमने कॉलेज नहीं जाना? शयान ने पूछा, नहीं आज भाभी के आने की वजह से छुट्टी करूँगा। रेहान ने कहा। साफ सुथरे बिस्तर से इसके थके हुए वजूद को अपनी तरफ खींच रहा था। इसने तकिए पर सर रखा और आगे मूंद रही। इतने अरसे बाद इसे ऐसा बिस्तर नसीब हुआ था। वो हिम्मत जो अब तक थी अब ख़त्म हो चुकी थी। पता नहीं ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम किया था, ऐसी कौन सी नेकी की थी जो आज अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया है। वाकई अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। दानिया ने सोचा। अपनी सोचों में मगर न जाने कब इसकी आंख लग गई। दानिया को इस घर में आए हुए 2 दिन हो चुके थे, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदियों से इन लोगों के साथ रहती आई हो। वो लोग इसे अपनी बहू और भाभी समझकर प्यार दे रहे थे। सोचों में खोई वो अचानक ही बेचैन हो गई। वो सब इसे इतना प्यार दे रहे हैं और दानिया इन लोगों को धोखा दे रही थी। वो दुआ नहीं थी, वो दानिया थी। इसे दुआ समझना इन लोगों की गलतफहमी थी और दुआ बन जाना दानिया की मजबूरी। दानिया को एक छत की ज़रूरत थी और इस घर को एक बहू की। न जाने इनकी बहू कौन थी, कहाँ थी। अब दानिया खुद से शर्मिंदा हो रही थी। वो खुद को चोर समझ रही थी। मैं यहाँ रहूँगी दुआ बनकर इस वक्त तक, जब तक असल दुआ यहाँ नहीं आ जाती। जिस दिन दुआ यहाँ पहुँच जाएगी इस दिन मैं ये घर छोड़ दूँगी, दानिया ने सोचा। भाभी क्या आप सो रही हैं? रेहान ने पूछा। नहीं तो आओ तुम बैठो यहाँ, दानिया ने कहा। रेहान ने नीचे बैठ गया। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो मेरे पास, दानिया ने कहा। आप बड़ी हैं और मेरी जगह आपके कदमों में है। पता है इस पूरे घर में सिर्फ
मुझे यकीन था कि आप आएंगी। रेहान ने कहा अच्छा। दानिया ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? शियान ने पूछा जी आ जाओ। दानिया ने कहा आपको कुछ चाहिए भाभी? शियान ने पूछा नहीं थैंक्स। वैसे शियान आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं ही दुआ हूँ। दानिया ने पूछा भाभी आपके गले में सोने का लॉकेट था ना जिस पर डी लिखा है, तो इस लॉकेट से पहचाना मैंने आपको। शियान ने कहा ओह अच्छा। दानिया ने कहा मैं तो यहाँ बातों में लग गया हूँ, मुझे तो खाना तैयार करना है। शियान ने कहा ठहरो मैं खाना बनाती हूँ। दानिया ने कहा आप खाना बनाएंगी? रेहान ने पूछा हाँ तो क्या हुआ, मैं इसलिए तो आई हूँ यहाँ आप सबका ख्याल रखने की, सबकी खिदमत करने, चलो वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। दानिया ने कहा देखो अब से ऐसा नहीं चलेगा। दानिया ने कहा सामने खड़ी काम वाली मासी को दानिया की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो आती थी जो दिल किया करके वापस चली जाती थी, सफाई भी आगे से करती थी, पीछे गंदगी ऐसे ही पड़ी रहती थी। तनख्वाह इतनी ज़्यादा लेती है और काम देखो कितनी गंदगी पड़ी है, ज़रा ये फर्श देखो, इस पर धब्बे देखो। दानिया ने कहा बीबी जी इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, आप कोई और मुलाजमा रख लो। मासी ने कहा क्यों, कोई और मुलाजमा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारा काम मैं खुद कर लूँगी, तुम जाओ छुट्टी करो काम से। दानिया ने कहा अरे बीबी जी आप तो खफा हो गई हैं, मैं कर दूंगी सारा काम। मासी ने कहा इतनी मुद्दत के बाद इस बच्ची के वजूद ने ये साथ दिलाया है कि यहाँ भी जिंदा लोग बसते हैं। दादाजी ने कहा आप ठीक कहते हैं अब्बाजान, मुझे तो लगता है कि अरमान का दुआ से शादी का फैसला जल्दबाजी होगा, लेकिन दुआ वाकई एक अच्छी लड़की है। फैजान साहब ने कहा पहले मुझे भी बहुत गुस्सा था अरमान पर, लेकिन अरमान ने गलत इंतखाब नहीं किया अपने लिए। दादाजी ने कहा जी अब्बाजान। फैजान साहब ने कहा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाबा? दानिया ने पूछा जी बिल्कुल बेटा। फैजान साहब ने पूछा आपके लिए दूध लाई हूँ बाबा, मैंने दूध वाले से कह दिया है कि कल से दूध ज़्यादा देकर दे आपको और बाकी सबको, और रात को रोज़ाना दूध पीना होगा। दानिया ने कहा ये तुम्हारा घर है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे तुम कर सकती हो। फैजान साहब ने कहा बाबा एक बात पूछूं आपसे? दानिया ने इजाज़त चाहिए। जी बेटा पूछो। फैजान साहब ने कहा मुझे लगता है बाबा आप परेशान है बिल्कुल खोए हुए से, मुझे बताएं ना क्या बात है, शायद मैं आपके काम आ सकूं। दानिया ने कहा बाप होना बच्चों के मुतालिक फ़िक्रमंद रहता हूँ, सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे अयान की है, माँ का बहुत लाडला रहा है, नादिया बेगम के इंतकाल के बाद बहुत ज़िद्दी हो गया है, आजकल पता नहीं क्या करता रहता है, और अयान भी आजकल कुछ उलझा उलझा सा है, कई बार पूछ चुका हूँ मगर कुछ नहीं बताता, और शियान के रंग ढंग ही बदले हुए हैं, हर बार पैसे मांगता रहता है, कभी मुझसे कभी अपने दादा से तो कभी अरमान से। फैजान साहब ने कहा जी बाबा आपने पूछा नहीं इससे कितने पैसों का क्या करता है वो? दानिया ने पूछा बहुत पूछा पर कुछ बताता नहीं, वो मुझे लगता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मसाइल तो और बढ़ रहे हैं। फैजान साहब ने कहा फैजान मियाँ तुम 4 जवान बच्चों के बाप हो, कल को दादा भी बन जाओगे, लेकिन अब तक अकल नहीं है तुम्हें। दादाजी गुस्से से बोले क्या हो गया अब्बाजान? फैजान साहब ने पूछा दुल्हन की कलाइयाँ देखी हैं तुमने? सूनी कलाइयाँ हैं, वो शादीशुदा लड़की है, इसका सुहाग मैदान जंग पर गया है, वो तो नए ज़माने की लड़की है, इन बातों को नहीं मानती, लेकिन तुम इसे समझाओ, मैंने कितनी बार कहा है इसे, हर बार कहती मेरे पास चूड़ियाँ ही नहीं है। अब दादाजी गुस्से से बोले नादी बेगम ने चारों बहुओं के लिए जेवरात बनवा कर दिए थे, लेकिन फैजान साहब को ये सब बातों का ख्याल ही नहीं आया कि दुआ को इसके हिस्से के जेवर दे सके। अब वो उठकर अपने कमरे में गए और लड़की का एक बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स उठाकर लेकर आए। भाभी आपका बाबा बुला रहे हैं। रेहान ने कहा अरे बाबा आ गए, चाय तैयार है, मैं जल्दी से कबाब फ्राई कर लो, और हाँ शानी मैंने तुम्हारी पसंद के समोसे बनाए हैं। दानी ने कहा थैंक यू भाभी। रेहान ने कहा, दानी ने महसूस किया कि रेहान कुछ उलझा उलझा सा है, लेकिन वो इससे बाहर नहीं कर सकी क्योंकि रेहान किचन से जा चुका था। दानी ने जल्दी से ट्रे सजाई और बाहर ले गई। बाबा चाय पी लें? दानी ने कहा पी लेता हूँ, पहले तुम इधर आओ। फैजान साहब ने कहा जी बाबा। दानी ने कहा ये तुम्हारी अमानत है जो नादिया बेगम ने अरमान की दुल्हन के लिए मेरे पास रखवाए थे, अब्बा जी ये लिए और दुआ को पहना दे। फैजान साहब ने दानिया और दादाजी दोनों को एक साथ कहा ये। दानी ने अपने हाथ पीछे कर लिए, घबराओ मत बेटी, ये मेरी बड़ी बहू के लिए और तुम ही इस घर में बड़ी बहू हो तो ये तुम्हें ही पहने होंगे। दादाजी ने कहा लेकिन इस वक्त। दानिया ने कहा अरे बेटा वक्त को क्या हुआ? फैजान साहब ने पूछा बाबा वो अरमान आ जाए ना तो तभी पहन लूँगी। दानिया ने कहा दानी का ज़मीर से मलामत करा था क्योंकि वो इनकी बड़ी बहू नहीं थी, लेकिन मजबूरी में बन गई थी। तुम क्या समझती हो बेटा कि क्या अरमान इन्हें पहने से तुम्हें मना करेगा? फैजान साहब ने पूछा अगर इसने मना किया तो इस नलायक को मैं खुद देख लूँगा। दादाजी ने कहा और कंगन दानिया के हाथ में पहना दी। ये खूबसूरत कंगन दानिया को ऐसे लग रहे थे जैसे 2 हथकड़ियाँ हों जिन्होंने इसका वजूद जकड़ दिया हो। ये अयान कहाँ है? फैजान साहब ने पूछा। कह रहा था कि किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ। शयाने का इस लड़के के कदम घर में टिकते ही नहीं है। फैजान मियाँ अब भी होश कर लो, अब भी वक्त है, ये लड़का आवारा होता जा रहा है। दादाजी ने कहा दुआ बेटा। दादाजी ने पुकारा जी दादाजी। दानी ने कहा बेटा कुछ तुम ही अयान की खबर रखो। दादाजी ने कहा जी आप परेशान मत, तो मैं जल्दी से बात करूंगी। दानिया ने कहा। दानी ने अपने हाथों से कंगन ने उतारा और पास रखी कांच की चूड़ियां अपने हाथों में पहन ली। दानिया ने बेड के साइड टेबल पर रखी कैप्टन अरमान की तस्वीर को देखा जो कि खूबसूरती का एक शिकार था। कितनी अजीब बात है ना अरमान के, मैंने आज तक आपको नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी कलाइयों में आपके नाम की चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ। दानिया ने कहा अब
अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि जब भी घर के कामों में फ़ारिग होती, अपने कमरे में अरमान की तस्वीर से बातें करती, वो अरमान के मुतालिक सब कुछ जान चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे अरमान से दानिया ने सोचा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और का है। दानिया ने खुद कलामी की। दानिया तस्वीर को साइड पर रखकर बिखरे जेवर संभालने लगी। दुआ बेटा, फैज़ान साहब ने पुकारा। जी बाबा। दानिया ने कहा, ये लो बेटी मेरी तनख्वाह और ये दुकानों का किराया है। फैज़ान साहब ने कहा, बाबा ये आप अपने पास ही रखे, घर का निज़ाम जैसे चल रहा है चलने दे। दानिया ने कहा, घर की जिम्मेदारी औरत की होती है, पहले तुम यहाँ नहीं थी लेकिन अब तुम यहाँ हो, इसलिए ये अपने पास रखो। और हाँ, ये कुछ पैसे तुम्हारे लिए हैं, इनसे अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद लो जाकर। फैज़ान साहब ने कहा, लेकिन बाबा। दानिया ने कुछ कहना चाहा, बस अब और कुछ नहीं। और ये क्या बेटा, तुमने कंगन उतार दिए? फैज़ान साहब ने कहा, बाबा वो बहुत भारी थी इसलिए मैंने उतार दी, और रेहान से ये चूड़ियाँ मंगवा ली थी। दानी ने कहा, अच्छा बेटा। और हाँ, लड़कों को मैंने जेब खर्च दे दिया है, अब कोई भी तुमसे पैसे मांगे तो साफ इनकार कर देना। फैज़ान साहब ने ताकीद की। जी बाबा। दानी ने कहा। भाभी शाया ने कहा, क्या बात है शानी? दानी ने पूछा। भाभी वो आप? शायान झिझकते हुए कहा, क्या बात है शानी, कहो ना। दानिया ने पूछा, भाभी कुछ पैसे होंगे आपके पास? शाया ने कहा, हूँ। क्या करने हैं पैसे? दानी ने पूछा। भाभी वो दोस्त की सालगिरह तोहफा लेना है। शाया ने झूठ बोला। तो ठीक है ना, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो कल साथ चलते हैं, तुम भी गिफ्ट ले लेना। दानिया ने कहा, भाभी गिफ्ट आज लेना है? शाया ने कहा, तो ठीक है ना, मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर चलते हैं। दानिया ने कहा, नहीं भाभी आप किसी और दिन शॉपिंग कर लीजिएगा, अभी मुझे कुछ काम है। शाया ने कहा, बाहर निकल गया। बाबा बिल्कुल ठीक कहती हैं, कुछ तो मसला शायान के साथ। दानिया ने सोचा। सुबह की नमाज से फारिग होकर दानिया दादाजी के कमरे में चली आई। सुबह के 6 बज रहे थे और हल्की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। दादाजी आप तैयार नहीं हुए? दानिया ने कहा, बेटा तुम जानती हो 2 कदम चलकर मेरा ही सांस फूल जाता है, मैं कैसे सुबह की सैर कर सकता हूँ? दादाजी ने कहा, कुछ नहीं होता दादाजी, सिर्फ 10 मिनट और मैं हूँ ना आपके साथ। दानिया ने कहा, बरसों की रिटायर्ड लाइफ में ये पहला मौका था कि दादाजी इस तरह घर से निकले थे। वो स्टिक के सहारे चलते हुए वॉक करने लगे। दानिया दादाजी को सड़क तक ले आई थी। बरामदे में अखबार पढ़ते फैज़ान साहब ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। आखिर दुआ की जिद अब्बा जान को बाहर निकाल ही लाई। फैज़ान साहब ने खुद कलामी की। अरे बदबख्तों, शर्म नहीं आती तुम सब लोगों को? दादाजी गुस्से से कहा। एक तरफ दादाजी गुस्से में थे, दूसरी तरफ शायान, रेहान, दानिया और अयान खड़े सुन रहे थे। अयान बहुत लापरवाह था, जहां दिल करता गंदगी फैला देता था। आज भी इसने अपने जूते उतारे और लॉन्च में फेंक दिए, जिन्हें दानिया उठाकर कमरे में ले जा रही थी। और दादाजी ने देख लिया, बड़ी भावज माँ की जैसी होती है और तुम्हारे ये गंदे बदबूदार जूते उठाए खड़ी है, डूब मरो शर्म से। दादाजी ने गुस्से से कहा, तो ये क्यों उठाती है हमारे जूते? हमने तो नहीं कहा। अयान बदतमीजी से बोला। दादाजी वो बराबर वाले शेख साहब का फ़ोन आया था, कल से वो भी आपके साथ वॉक पर जाया करेंगे। दानिया ने मौजू बदला। अच्छा तो ये बात है, चलो मुझे भी मौका मिल जाएगा इनसे बातचीत करने का। दादाजी ने कहा, भाभी आइंदा से आप मेरे जूते मत उठाइएगा। अयान ने कहा, अगर तुम्हारे जूते मुझे इधर से उधर नजर आए तो मैं ज़रूर उठाऊंगी। अयान दानिया ने कहा, तो ठीक है, आज से आपको मेरे जूते इधर उधर नज़र नहीं आएंगे। अयान ने कहा, ये तो अच्छी बात होगी। अयान, अच्छा तो ये तुम अपने कमरे में रख दो, मैं ज़रा किचन का काम देख लूँ। दानिया ने कहा, जी भाभी। अयान ने कहा, जूते लेकर कमरे में चला गया। भाभी, शायान ने पुकारा। जी। दानिया ने कहा, भाभी वो आपसे कुछ बात करनी है। शायान ने कहा, जी बोलो ना, क्या बात करनी है? दानिया ने पूछा। भाभी वो आज अयान की सालगिरह है। शायान ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दानिया ने शिकवा किया। क्या फ़ायदा भाभी, जब से मामा का इंतकाल हुआ है तब से इस घर में किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। मामा अयान की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाती थी, वो चली गई तो हमने कभी ये तकरीब नहीं मनाई। शायान ने कहा, लेकिन आज हम ये तकरीब ज़रूर मनाएंगे। देखो शायान, खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं और फिर इन छोटी छोटी खुशियों से ही तो घर में रौनक होती है। दानिया ने कहा, भाभी मम्मा के बगैर ये सब बहुत अजीब सा लगता है। शायान ने कहा, देखो शायान, बहुत से प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं, मगर जीना तो होता है ना। हाँ तुम मुझे बताओ अयान को क्या पसंद है और फिर तुम जाओ और केक लेकर आओ, इससे पहले कि अयान घर आ जाए। दानिया ने कहा। 1 घंटे बाद अयान ने घर में कदम रखा तो सभी लिविंग रूम में मौजूद थे। सामने टी पर सामने ट्रॉली पर केक पड़ा था, आसपास अयान की पसंद की सारी चीज़ें पड़ी थी। लीजिए बाबा। अयान आ गया। दानी ने कहा, ये सब क्या है बाबा? अयान ने पूछा। बेटा तुम्हारी सालगिरह है आज, देखो तुम्हारी भाभी ने कितनी मेहनत से सब तैयार किया है, और जल्दी केक काटो। फैज़ान साहब ने कहा, क्यों किया है उन्होंने ये सब? किससे पूछ कर किया है? मुझे नहीं मनानी मामा के बगैर कोई खुशी। अयान गुस्से से बोला। इसने टेबल पर रखी सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरा दी और खुद दौड़ता हुआ कमरे में चला गया। सब शर्मिंदा थे दुआ से जो नीचे गिरी हुई चीज़ें उठा रही थी। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इस पर शर्मिंदा हूँ। फैज़ान साहब ने कहा, बाबा आप परेशान ना हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इसे संभाल लूँगी, वो बच्चा है अभी, और ऐसे बच्चे ऐसे ही करते हैं। दानिया ने कहा। दानिया एक तवील सांस ली और लिस्ट को देखा जो इसने घरेलू सामान की तैयार की थी। इसके लिए इसे बाजार जाना था और इसे शायान या रेहान ही लेकर जा सकता था। दानिया को शायान अयान के कमरे में नजर आया जो बुरी तरह झंझलाया हुआ था। क्या हुआ शायान? दानिया ने पूछा। भाभी देखे ना, अयान मेरी शर्ट लेता है और वापस नहीं करता, अब मुझे अपनी ब्लू शर्ट चाहिए और इस नवाबजादे का पता नहीं कहाँ है।
शया ने कहा तो इसकी अलमारी में देखो ना, बल्कि हटो मैं देखती हूँ। दानिया ने कहा अलमारी को लॉक लगा कर रखता है ये। शया ने कहा क्या अयान अपनी अलमारी को लॉक लगा कर रखता है? भला वो ऐसा क्यों करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयान कुछ गलत कर रहा है? वो नहीं चाहता कि घर में से किसी को कुछ मालूम हो। दानिया ने सोचा। दानिया रियान के कमरे में दाखिल हुई। रियान सामने ही कारपेट पर बैठा कुछ खोया हुआ सा, उलझा हुआ सा अपने शूज़ पॉलिश कर रहा था, लेकिन दानिया ने देखा कि वो बेध्यानी में ब्राउन शूज़ पर काली पॉलिश से भरा हुआ ब्रश फेर रहा था। साफ जाहिर है इसका ज़हन कहीं और था। रेहान रेहान दानिया ने कहा जी भाभी। रेहान ने कहा ये क्या कर रहे हो रेहान? दानिया ने पूछा भाभी जूते पॉलिश कर रहा हूँ। रेहान ने जवाब दी कैसे ब्राउन शूज़ पर काली पॉलिश? दानिया ने पूछा। रेहान शर्मिंदा हो गया। दानिया को रेहान का झुका सा सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे वो बात नहीं बताओगे रेहान? दानिया ने पूछा कौन सी बात भाभी? रेहान ने सवाल नज़रों से देखा। वही बात जिसने तुम्हें परेशान कर रखा, जिसकी वजह से तुम उलझे हुए हो। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं तुम्हारी बड़ी बहन भी हूँ। बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। दानिया ने कहा भाभी वो मेरा दोस्त सरम है, इसकी बहन की शादी की बात पक्की होने वाली है और मैं इसकी बहन को। रेहान ने बात अधूरी छोड़ दी। तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया रेहान? दानिया ने पूछा किसको बताता भाभी, आप यहाँ थी नहीं और पापा से कैसे बात करता? और दादाजी तो एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं। हाँ अगर मामा जिंदा होती तो। रेहान ने आंखों में नमी साफ करते हुए कहा। रेहान बात पक्की होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? दानिया ने कहा लेकिन भाभी अरहम बता रहा था कि एक दिन में सब फाइनल हो जाएगा। रेहान ने मायूस होकर कहा। रेहान अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर वो तुम्हारे नसीब में हुई तो तुमको ज़रूर मिलेगी। और जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। मुझे इससे जो हुआ मैं करूँगी। दानिया तसल्ली देते हुए कहा। आप इसके घर जाएंगी भाभी? रेहान ने पूछा। हाँ सिर्फ मैं नहीं, बाबा और दादाजी भी। दानिया ने कहा वो नहीं मानेंगे भाभी। रेहान ने कहा आप अपने बाप से इस कदर बदगुमा नहीं होते, हम ज़रूर जाएंगे इसके घर। हाँ इस लड़की का नाम तो बताओ ना भाभी, बताओ ना भाई। दानिया ने पूछा। भाभी इसका नाम ऐना है, सब इसे ऐनी कहते हैं। रेहान ने कहा तो साहबजादे पर इश्क का भूत सवार है। ये सारा सिलसिला कितने अरसे से चल रहा है? दादाजी गुस्से से पूछा। मैंने कहा ना दादाजी इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर एतराज़ किया जाए। दादाजी क्या आपको अपने खून पर भरोसा नहीं है? इसने कोई गलत हरकत तो नहीं की? दानिया ने कहा अगर ऐसी कोई बात थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा बेटा? फैजान साहब ने पूछा। बाबा ये इसकी बेवकूफ़ी थी, वो आपसे कुछ ना कह सका, लेकिन बाबा क्या हम इसकी खुशी के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते? दानिया ने कहा बेटा अब तुम क्या चाहती हो? फैजान साहब ने पूछा। बाबा आप और दादाजी जाकर अरहम के वालिदैन से बात करें। दानिया ने कहा बेटा तुम भी हमारे साथ चलोगी? तुम रेहान की भाभी हो, इसकी माँ की जगह हो। फैजान साहब ने कहा बाबा पहले मर्दों में बात हो जाए, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगी। दानिया ने कहा ठीक है बेटा जैसा तुम मुनासिब समझो। दादाजी ने कहा। रात के खाने के बाद दानिया किचन की सफाई में मसरूफ़ थी कि रेहान इसके पास है, कुछ चाहिए रेहान? दानिया ने पूछा। भाभी वो रेहान ने बात अधूरी छोड़ दी। परेशान मत हो, कल बाबा और दादाजी जाएंगे अरहम के घर। दानिया ने तसल्ली देते हुए कहा आप नहीं जाएंगी भाभी? रेहान ने पूछा। वो मैंने सोचा कि मैं बाद में चली जाऊंगी, एक बार बाबा और दादाजी हो आए ना वहाँ से। दानिया ने कहा लेकिन भाभी मैं चाहता हूँ आप भी जाएं प्लीज़ भाभी प्लीज़। रेहान ने इल्तिजा की। ठीक है रेहान मैं चली जाऊंगी। दानिया ने कहा थैंक्स भाभी, थैंक यू सो मच। रेहान ने चाहते हुए कहा। दानिया ब्लू कलर के सादा से सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी खुद को आईने के लिए, लेकिन इसकी नज़रें कहीं और ही जम गई। बेड की साइड टेबल पर रखी अरमान की तस्वीर को देखते हुए वो खुद को भूल चुकी थी। वो कितने वक़ार से दुआ अरमान बनकर गई थी और अरहम के घर रेहान का रिश्ता लेकर मिसेज़ नदीम बहुत मुतासर हुई। दानिया के रख रखाव से वो जो अपने ससुराल वालों की तारीफ़ें करते नहीं थक रही थी। मिसेज़ नदीम को रेहान की फैमिली बहुत पसंद आई। दानिया ने बड़े मकबूल तरीके से इन्हें बताया कि रेहान की शादी रेहान की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी, तब तक यानी भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। यानी कि फैमिली ने रिश्ते के लिए कुछ वक्त मांगा था। सब बहुत खुश थे। लिविंग रूम में फ़ोन की घंटी बजी। आज छुट्टी का दिन था और सभी घर पर थे। दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठाने बाहर चली गई थी, लेकिन फ़ोन किसी ने पहले ही उठा लिया था। बाहर अचानक ही हलचल मची थी। भाभी दादाजी बाबा। शया ने ज़ोर से पुकारा। भाभी जल्दी आए, भाई का फ़ोन आया है। शया ने पुकारा। अरे कोई दुआ को तो बुलाओ। दादाजी ने कहा। दानिया के चलते कदम रुक गए। वो कौन सा दुआ थी जो कि जाकर अरमान से बात करती? उसने दरवाज़ा बंद किया। आंसू के कतरे इसका चेहरा भगो रहे थे। भाभी शया ने पुकारा। तुम चलो मैं आती हूँ। शयान दानिया ने कहा मैं जानता हूँ आप सब लोग मेरे लिए बहुत परेशान हैं। महाज पर नई फ़ौज पहुँच गई, अब हमें आराम के लिए पीछे भेजा गया है। अरमान ने कहा। लाइन बार बार ख़राब हो रही थी। अरमान की आवाज़ कट के आ रही। तुम बिल्कुल ठीक हो ना बेटा? फैजान साहब ने पूछा। जी बाबा आपका बेटा महफूज और पुरअज़म है। शयान बता रहा था दुआ आ गई है। वहाँ आपको और दादाजी को कैसी लगी वो? अरमान ने पूछा। बेटा दुआ बहुत अच्छी बची। तुम्हारा ये पहला फ़ैसला है जो हमें बहुत पसंद आया है। हम तुम्हारे शुक्रगुज़ार हैं बेटा। फैजान साहब ने कहा। आपको और दादाजी को वो पसंद आई बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ बेटा वो बहुत ज़्यादा, और एक अच्छी खबर है कि तुम्हारे लिए कि दुआ ने रेहान के लिए लड़की पसंद की है। फैजान साहब ने कहा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बाबा। अरमान ने कहा।
रेहान जाओ दुआ को बुलाओ, अरमान ने कहा। जी भाई, रेहान ने कहा और दानी के कमरे में चला गया। दरअसल पिछले हफ्ते दुआ की सालगिरह थी, मुझे इससे विश करना था। अरमान ने कहा हमें तो भाभी ने बताया ही नहीं। शयान ने कहा भाई मैं 2 मरतबा जा चुका हूँ, भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या कर रही हैं। रेहान ने कहा मैं देखता हूँ। फैजान साहब ने कहा दुआ बेटा दरवाज़ा खोलो, अरमान तुमसे बात करना चाहता है। फैजान साहब ने कहा। दानिया ने दरवाज़ा खोला। चले भाभी, शयान ने कहा और दानिया को नीचे ले आया। क्या कर रही थी बेटा, दादाजी ने पूछा। दादाजी मैं नमाज अदा कर रही थी, दानिया ने कहा। हेलो दुआ, हेलो अरमान की आवाज़ आई। हेलो दुआ कैसी हो, सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो ना, अरमान ने कहा। अरमान दानी ने कहा। लाइन की खराबी की वजह से अरमान दानी की आवाज़ पहचान नहीं पाया। दुआ मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बिखरे घर को संभाला अपना, और इन सब का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। अरमान ने कहा और फ़ोन बंद हो गया। दानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बेजान सी सोफे पर बैठ गई थी। दुआ बेटा तुम तो मुझे तसल्ली देती थी ना, अब तुम्हारा हौसला कहाँ गया, फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द आ जाएगा। फैजान साहब ने कहा। जी बाबा, दानिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे, सब खाना खा रहे थे, तभी फैजान साहब ने बात का आगाज़ किया। दुआ बेटा, फैजान साहब ने वगैरह जी बाबा। दानी ने कहा बेटा अगर तुम चाहो तो कोयटा से हो आओ, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा। फैजान साहब ने कहा नहीं बाबा, भाभी कहीं नहीं जाएंगी, इनके जाने के बाद हम क्या करेंगे। शया ने कहा अरे बेवकूफ़, अब क्या वो अपने वालिदैन से मिलने भी नहीं जाएगी। फैजान साहब ने कहा बेटा तुम कब जाना चाहती हो, दादाजी ने पूछा। वो दादाजी अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही। दानी ने कहा क्यों बेटा, हो आओ तो अच्छा ही है। फैजान साहब ने कहा वो बाबा दरअसल कोयटा में तो कोई है ही नहीं। दादी ने झूठ बोला। क्यों बेटा, क्या सब तुम्हारी दादी जान के साथ जर्मनी गए हैं। फैजान साहब ने पूछा। जी बाबा, और कोयटा में घर खाली है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। दानी ने कहा तभी मैं कहूँ कि तुम्हारे घर से अभी तक कोई फ़ोन क्यों नहीं आया। दादाजी ने कहा वो दादाजी 15 दिन पहले बाबा ने मुझे कॉल की थी, मेरी इनसे बात हो गई थी। दानी ने झूठ बोला लेकिन इसका जिस्म कपकपा रहा था। अरे मैंने खीर बनाई थी लेकिन आयान तो चला गया। जाओ रेहान इसे बुलाकर लाओ, मैं खिलाती हूँ। दानी ने कहा और इसे फ़रार का यही रास्ता नज़र आया। दानी को स्टोर रूम से बहुत सी चाबियाँ मिली। इसे यकदम ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई चाबी अयान की अलमारी को लग जाए। वो चाबियाँ उठाया, अयान के कमरे में गई, इसने चाबी लगाई, लॉक खोल के जिस चीज़ की दानी को तलाश थी वो सामने ही पड़ी थी। अयान की अलमारी में दानिया को सिगरेट और लाइटर मिला। अयान सबसे छुपकर सिगरेट नोशी करने लगा था। रात को दानिया अयान के कमरे में आई। भाभी आप यहाँ, अयान ने बेजारी से कहा। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मेरे पास है। दानिया ने अपनी हथेली आगे की। आपने मेरी अलमारी क्यों खोली। अयान ने गुस्से से पूछा। यही सब देखने के लिए कि तुम क्या करते हो, जो हर वक्त कमरे में छुपे रहते हो। दानी ने कहा आप आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ में लगाएगा, और अगर आपने बॉक्स बताया तो मैं ये अगर आपने सबको बताया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अयान ने धमकी दी। अगर दोबारा तुमने सिगरेट नोशी की तो मैं बाबा को बता दूंगी, समझे। तुम बेहतर होगा कि तुम संभल जाओ, अभी भी वक्त है। दानी ने इसे समझाया। रात को दानी अपने कमरे में आई तो बेड पर कुछ गिफ्ट्स पड़े थे। हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी, आपने अपनी सालगिरह का क्यों नहीं बताया। शयान ने शिकवा किया। अगर भाई कॉल नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता। रेहान ने कहा। दानिया बगैर कुछ कहे मुस्कुरा दी। दानिया शयान के कमरे की सफाई करी थी, इसे कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। क्या कमी है यहाँ, कुछ तो है जो कम है। दानिया ने सोचा। अचानक से याद आया कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत टाइम पीस रखा हुआ था जो अब वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो टाइम पीस शयान को बहुत पसंद था। कहाँ गई वो घड़ी, दानिया ने सोचा। दानिया अपने काम में मसरूफ थी कि दरवाजे पर दस्तक हुए। दानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने शयान का दोस्त फैसल खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, फैसल ने कहा। वालेकुम सलाम, शयान घर पर नहीं है। दानिया ने कहा शयान जब वापस आए तो उसे कहिएगा कि घड़ी पूरे 1000 रुपये की बिकी है और ये रहे पैसे। फैसल ने कहा और वापस चल दिया। सुनो, दानिया ने आवाज़ दी। जी भाभी। फैसल ने कहा ये घड़ी किस दुकान पर बेची है। शयान ने दानिया ने पूछा। वो इस दुकान पर जहाँ शयान का रेडियो बेचा था। फैसल ने कहा तुम मुझे इस दुकान पर ले जाओ। दानिया ने कहा जी आइए। फैसल दानिया को इस दुकान पर ले गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। दानिया ने कहा दुकान के अंदर दाखिल होगी। अयान मेरा दोस्त फैसल नहीं आया क्या। शयान ने पूछा। नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से तो कोई भी नहीं आया। अयान ने कहा। अयान टीवी पर कोई मार धाड़ वाली मूवी देख रहा था, पूरे घर में टीवी का शोर था। शयान अपने कमरे में चला गया। ये घड़ी, शयान ने हैरानी से कहा। हैरान हो गई ये यहाँ कैसे आ गई। दानिया ने पूछा। वो भाभी ये तो मैंने, शयान ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता शयान, तुम सच क्यों नहीं बता देते, और यूं तुम जैसे लड़के पर झूठ अच्छा नहीं लगता। दानी ने कहा भाभी मुझे माफ़ कर दे। शयान ने सर झुका लिया। शयान बुजुर्गों की तरफ से मिली हुई चीज़ें तोहफ़े होती हैं, और ऐसी चीज़ें तो बंदा सीने से लगा कर रखता है। मुझे देखो ये लॉकेट जब मैं छोटी थी तब मेरे बाबा ने मुझे दिया था, और अब तक मेरे पास, और तुमने बाबा की तरफ से मिलने वाला तोहफ़ा बेच दिया, आखिर क्यों। दानी ने सवाल किया। भाभी मुझे पैसों की ज़रूरत थी। शयान ने कहा ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसके लिए तुमने ये कदम उठाया। दानी ने पूछा। इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है भाभी। शया ने कहा कि इन लोगों को। दानी ने पूछा। वो भाभी एक दिन मैं कॉलेज से लेट हो रहा था तो मैं अपनी गाड़ी पर गया। रास्ते में मेरी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत टकरा गई, इसके साथ इसकी एक जवान बेटी भी थी। इन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैंने इनके घर गया, वो बहुत गरीब है भाभी, किराया का मकान है, मुझसे जो हो सकता है मैं इनके लिए करता हूँ। शया ने कहा। ओ तो ये तो
और तो ये बात है। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वो बहुत गरीब है, बेशक तुम इनकी मदद कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यूँ अपनी चीज़ें बेच देना ये सब गलत है। दानिया ने कहा। दानिया को शयान की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि वो माँ बेटी गरीब नहीं, लालची है और सफ़ेद पोशी के बेस में लोगों को लूट रही हैं। तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताया इस बारे में? दानिया ने पूछा। भाभी, वो दोनों बहुत शरीफ है, वो नहीं चाहती कि इनका भरम टूटे। शयान ने कहा। चलो ठीक है, मैं इन दोनों से मिलना चाहती हूँ। दानिया ने कहा। भाभी, शायद इन्हें अच्छा ना लगे। शयान ने कहा। कल किसी वक्त भी मुझे इनके पास ले चलो, जो कुछ देना होगा मैं दे दूँगी। दानिया ने कहा। जी भाभी। शयान खुश हो गया। ये कौन है? फरहत बेगम ने पूछा। फरहत बेगम नादी बेगम की चचा ज़्यादा बहन थी, जो काफ़ी अरसे बाद फैज़ान साहब और बाकी घर वालों से मिलने आई थी। उन्होंने दानिया को देखा तो फैज़ान साहब से सवाल किया। ये हमारी बेटी है, मतलब अरमान की बीवी दुआ। फैज़ान साहब ने कहा। दानिया खौफजदा सी खड़ी थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुमने अरमान की शादी भी कर दी और हमें बताया तक नहीं। फरहत बेगम गुस्से से बोली। अरमान की शादी कैसे हुई वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप बैठे तो सही ना। फैज़ान साहब ने कहा। दुआ बेटा जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। दादाजी ने कहा। जी दादाजी। दानिया किचन में चली गई। फरहत बेगम अपनी बेटी हुरिया की शादी अरमान से करना चाहती थी, लेकिन इन्हें अरमान की शादी का सुनकर अच्छा नहीं लगा था। दानिया को डर लग रहा था कि फरहत बेगम को इसके अंदर की सच्चाई न जान ले। अब तक दानिया की जितने रिश्तेदारों से मुलाकात हुई थी, सब ने इसे अरमान की बीवी के रूप में तस्लीम कर लिया था, लेकिन फरहत बेगम से खौफ आ रहा था। फैज़ान साहब ने अरमान की शादी के बारे में फरहत बेगम को बताया। मगर तुमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि किसकी बेटी है? फरहत बेगम ने पूछा। वो किसी गिरी पड़े खानदान से नहीं है, बल्कि कर्नल की बेटी है। दादाजी ने कहा। मगर खानदान वाले क्या कहेंगे? चुपचाप शादी क्यों की गई? फरहत बेगम ने कहा। अरमान ने शादी की, कोई गुनाह नहीं किया, और इसके लौटते साथ ही मैं इन दोनों का एक बहुत बड़ा वलीमा करूंगा, जिसमें पूरा खानदान मदऊ होगा। सबको पता चल जाएगा कि अरमान की बीवी दुआ है। फैज़ान साहब ने गुस्से से कहा। फरहत बेगम जिस काम से यहाँ आई थी वो तो नाकाम हो गया था। 2-4 दिन यहाँ ठहरी और इन 2-4 दिनों में दानिया की हुरिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, लेकिन फरहत बेगम के सवालात इसे परेशान कर देते थे। इसने शुक्र अदा किया कि जब फरहत बेगम वापस चलेगी। इस वक्त घर में साहबजादे। दादाजी ने अयान से पूछा। अयान दिन में ही कम ही घर में नजर आता था। इस वक्त इसके हाथ में एक बैग था। जी दादाजी, वो मुझे कुछ काम था। अयान ने कहा। किसके साथ आए हो? दादाजी ने पूछा। वो मेरा दोस्त था कामरान, और ड्रॉप कर गया है मुझे। अयान ने कहा। शाम को अयान किसी काम से घर से बाहर निकला था। जब दानिया चुपके से इसके रूम में आई थी, इसने अयान की अलमारी खोली। सामने सिगरेट और लाइटर पड़े थे, यानी कि अयान दोबारा से सिगरेट नोशी कर रहा था। दानिया को अयान पर गुस्सा। इसने वो बैग तलाश किया जिससे अयान ने छुपा कर लाया था अपने कमरे में। अयान को एक नई बाइक खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। फैज़ान साहब ने इसे कह दिया था कि वो इसे बाइक अभी लेकर नहीं देंगे। ये नहीं था कि वो बाइक लेकर नहीं दे सकते थे, वो अयान जैसे कम उम्र लड़के के बाइक चलाने के हक में नहीं थे। दानिया को बेड के नीचे से बैग मिला। इसने बैग उल्ट दिया। बैग में से एक लिफाफा निकला। दानिया लिफाफा उठाया। इस लिफाफे के नीचे एक पिस्टल मौजूद था। दानिया ने लिफाफा खोला, इसमें बहुत सारे नोट थे। दानिया को यह सब देखकर खौफ महसूस हुआ। अयान दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में आया तो दानिया पहले से मौजूद थी। ये सब क्या है अयान? दानिया ने गुस्से से पूछा और पिस्टल और लिफाफा इसके सामने फेंक दिया। आप मेरे कमरे में क्यों आई हैं भाभी? अयान ने पूछा। मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? तुमने चोरी की है? कहीं डाका डाला है? दानिया ने गुस्से से कहा। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने चोरी की है। अयान ने लापरवाही से कहा। दानिया ने एक जोरदार थप्पड़ अयान को मारा। आज चोरी की है, कल सिगरेट नोशी कर रहे थे, कल किसी को कत्ल करोगे? दानिया ने गुस्से से कहा और एक और थप्पड़ जड़ दिया। दानिया की आवाज़ सुनकर सब घर वाले आए, अयान के कमरे के बाहर जमा हो गए थे। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारा भाई इस वतन का मुहाफिज है। वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और तुम इस वतन की जड़ों को खोखला कर रहे हो। दानिया ने गुस्से से कहा और रोते हुए कारपेट पर बैठ गया। अयान पिस्टल लिफाफा उठाए कमरे से बाहर निकल गया। रो मत बेटा। फैज़ान साहब ने कहा। बाबा मुझे माफ़ कर दे, मुझे अयान को मारना नहीं चाहिए था। दानिया ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा तुम मत रो, नहीं बेटा तुम रो मत। अगर आज नादिया बेगम जिंदा होती तो वो भी ये ही करती। फैज़ान साहब ने कहा। बेटा जो तुमने किया अगर वो पहले हो जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। चलो उठो अब आराम करो। दादाजी ने कहा। अयान घर में नहीं था। दादा जी और सब घर वाले परेशान थे। दानिया ने वुज़ू किया, अल्लाह के हजूर सर झुका लिया। बेशक वो रब तकलीफ़ में सुकून देने वाला है। भाभी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अयान दानिया के कमरे में आया। भाभी मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गलत किया सबके साथ, पर आप मुझे माफ़ कर दे, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, प्लीज़ भाभी। अयान ने रोते हुए कहा। अयान तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, तुम बस चुप हो जा। दानिया ने कहा। दानिया किचन में काम कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। दानिया ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी बोले। मैं दुआ अरमान बोल रही हूँ। दानिया ने कहा। वो ये भूल चुकी थी कि वो दुआ नहीं दानिया है। मैं दुआ अरमान बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। दानिया की सांस अटकी। जी मैं। दानिया के अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। हो कौन तुम? सासा बताओ। दुआ बहुत ही बदलिहाज थी। चुप क्यों हो? जवाब दो, कोई मुलाजमा हो क्या तुम? दुआ ने पूछा। जी। दानिया ने जवाब दिया। कब से इस घर में काम कर रही हो तुम? दुआ ने पूछा। पिछले 3-4 माह से। दानिया ने मुख्तसर जवाब दिया। ओह अच्छा, चलो ज़रा फैज़ान साहब को बुलाओ। दुआ ने कहा। घर पर इस वक्त मैं ही हूँ। दानिया ने कहा। अच्छा सुनो, अरमान ने मुझसे कहा था कि मैं कराची चली जाऊँ, लेकिन मैं
मैं जर्मनी आ गई, अभी मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे यहाँ, तो तुम वहीं रहना, सबका अच्छे से ख्याल रखना, समझी तुम। 2 टके की मुलाजमा दुआ ने बदतमीज़ी करते हुए कहा। जी। दानिया ने बामुश्किल गुस्सा ज़ब्त किया। सुनो, अरमान की कोई इतला है? दानिया ने पूछा। जी, वो महाज पर है और बहुत जल्द लौटेंगे। दानिया ने कहा। चलो ठीक है, जब तक अरमान नहीं आ जाता मैं नहीं आऊँगी। वैसे भी मुझे इसके घर वालों की चपलूसी करने का कोई शौक नहीं है, दुआ ने कहा। दानिया ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। आप इन लोगों को कैसे जानती हैं? समिया ने दानिया से पूछा। वो मैं अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। दानिया ने कहा। दानिया शयान के साथ इन लोगों से मिलने के लिए आई थी जो सफ़ेद पोशी के बेस में लोगों को लूट रही थी। दोनों माँ बेटी, जिसने तुमको ये बताया है कि ये माँ बेटी अच्छे लोग हैं, इसने गलत बयानी की है तुम्हारे साथ। जब से ये माँ बेटी यहाँ आए हैं हम तो मुसीबत में फंस गए हैं। समिया ने कहा। मैंने तो सुना है ये माँ बेटी गरीब हैं लेकिन बहुत शरीफ हैं। दानिया ने कहा। शरीफ नहीं, शराफत तो इन्हें छूकर नहीं गुजरी। अमीर लड़कों को फांस कर रकम बटोरती हैं। दोनों माँ बेटी। समिया ने कहा। अच्छा खाला, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त है। दानिया ने कहा। चलो शयान, अब इन दोनों माँ बेटी से मिलते हैं। दानिया ने कहा। नहीं भाभी, बस मैं इतना सब कुछ जाने के बाद इन दोनों से नहीं मिलना चाहता। आपने जो कुछ किया मेरी बेहतरी के लिए किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भाभी। शयान ने कहा। अच्छा शयान, अब ये मामला हल हो गया है तो घर पर किसी से इस बारे में बात नहीं करना, दानिया ने ताकीद की। जी भाभी, शयान ने कहा। इस वक्त वो लड़की जिसका नाम हमना था अपने फ्लैट से निकली। एक लड़का शयान का हम उम्र हमना के साथ था। अरे शयान, तुम आओ ना। हमना ने कहा। मैं तुम्हारे घर बैठने नहीं बल्कि तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ। तुम्हारे चेहरे पर लगा ये फ्रेब का मास्क मेरे सामने उतर चुका है। शयान ने गुस्से से कहा। लेकिन शयान, हमना ने कुछ कहना चाहा। चले भाभी, देर हो रही है, शयान ने कहा और बाहर निकल गया। दुआ बेटा जल्दी आओ, और मान का खत्ता है, फैजान साहब ने कहा। सब भागते हुए आए। दानिया भी सबसे पहले भागती हुई आई। वो ये भूल चुकी थी कि वो दुआ नहीं दानिया है। क्या लिखा हुआ पढ़ो ज़रा। दादाजी ने कहा। लाइए बाबा, मैं पढ़ता हूँ। रेयान ने कहा और ख़त पढ़ना शुरू किया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुश्मन ने हम पर हमला किया था, मैं ज़ख्मी तो हुआ लेकिन खुशकिस्मती से बच गया। मैं बहुत जल्द आऊँगा। आपका अरमान। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, दादाजी ने कहा। फुल यूनिफॉर्म में मलबूस हुआ कर्नल आमिर अली के बंगले के सेन में खड़ा मुलाजिम से बात कर रहा था। सब घर वाले कहाँ हैं? अरमान ने पूछा। जी घर में तो सिर्फ दुआ बीबी और इनके कज़न है, मुलाजिम ने कहा। अच्छा, दुआ कराची से कब लौटी? अरमान ने पूछा। साहब जी, दुआ बीबी तो कराची गई ही नहीं, वो तो जर्मनी गई हुई थी, 2 दिन पहले ही वापस आई हैं। मुलाजिम ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? दुआ कहाँ है? मुझे से बात करनी है। अरमान ने गुस्से से कहा। वो अपने बेडरूम में है, वो आराम कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। मुलाजिम ने कहा। मैं अंदर जा सकता हूँ क्योंकि मैं दुआ का शोहर हूँ, समझे तुम, हटो आगे से। अरमान ने गुस्से से कहा और अंदर चल दिया। अरमान दुआ के कमरे के बाहर पहुंचता इसे दुआ के अलावा किसी मर्द की हंसने की आवाज़ आई। अरमान अचानक ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दुआ अपने कज़न दानियाल के साथ किसी बात पर हंस रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलने से चीखी। कौन है? दुआ ने चलाते हुए पूछा। मैं हूँ। अरमान दुआ के सामने जा खड़ा हुआ। अरमान तुम? दुआ ने हैरत से अरमान की तरफ देखा। टीवी पर कोई बहुत ही बेहुदा मूवी चल रही थी। अरमान ने गुस्से से टीवी का स्विच ऑफ किया। ये क्या हरकत है अरमान? दुआ ने गुस्से से पूछा। और ये जो तुम इस कमरे में एक गैर मर्द के साथ मिलकर ये बेहुदा मूवी देख रही हो, ये तो बहुत अखलाकी हरकत है ना? अरमान ने गुस्से से जवाब दिया। ज़बान संभाल कर बात करो अरमान, दानियाल कोई गैर नहीं, मेरा कज़न और दोस्त है और हम सिर्फ एक मूवी देख रहे थे बस। दुआ ने गुस्से से कहा। हाँ, इससे आगे और बचा ही क्या है बस। अरमान का गुस्सा इंतहा पर था। अरमान, वो तुम अचानक कैसे? दुआ ने पूछा। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम कराची क्यों नहीं गई जबकि 6 महीने तुमने जर्मनी सैर की? क्यों? दुआ, तुमने मुझसे कराची जाने का वादा किया था, बोलो। अरमान ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर वालों की चलपुसी करने का और इनकी खिदमतें करके खुद को जोखिम में डालने का और इन तंग गलियों में रहने का। दुआ ने लापरवाही से कहा। क्या मुझसे शादी से पहले तुमने इन तंगलियों के बारे में नहीं सोचा था? अरमान ने पूछा। जानती थी लेकिन मुझसे गलती हुई, जो तुम जैसे नीच और गिरे हुए इंसान से शादी कर ली मैंने। दुआ ने अरमान पर कीचड़ डाला। शट अप दुआ, नीच और गिरी हुई तुम हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं अरमान अहमद अपने पूरे होशावास में दुआ आमिर अली तुम्हें तलाक देता हूँ। अरमान ने अपना फैसला सुनाया। अरमान ने दुआ को तलाक देने के बाद कराची रवाना हुआ। वो जानना चाहता था कि घर पर कौन है जो दुआ की जगह लिए हुए है। भाभी क्या कर रही हैं आप? अयान ने पूछा। कबाब बना रही हूँ, दानिया ने कहा। इतने सारे किसी की दावत है क्या? अयान ने पूछा। नहीं, ये तुम्हें पसंद है ना, तो जब मैं नहीं होंगी तो तुम इन्हें फ्राई करके खा लेना। दानिया ने कहा। आप नहीं होंगी मतलब? अयान ने पूछा। तुम्हारे भाई आ जाएंगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा। दानिया ने कहा। नहीं भाभी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, शयान ने कहा। बेल की आवाज़ गूंजी। अयान, देखो कौन आया है, फैजान साहब ने कहा। दानिया फैजान साहब के कमरे में इनके कुछ ज़रूरी नोट्स ढूंढ रही थी। भाई अयान अरमान को देखकर चलाया। दानिया के हाथ से नोट ज़मीन पर गिर पड़े। क्या भाई आपने बताया ही नहीं? अयान ने कहा। सरप्राइज़ दिया ना, अरमान ने गले मिलते हुए कहा। इस चोर को भी तो पकड़ना था ना जो इस घर में डेरे डालकर बैठी है, पता नहीं क्या मकसद है इसका। अरमान ने सोचा। बाबा बाबा, अयान चलाया। खामोश, आहिस्ता। अरमान ने कहा। कौन है बेटा? फैजान साहब पूछे। बाबा भाई, अयान ने जवाब दिया। तुम मेरे बेटे कैसे हो? फैजान साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल। तो मेरे बेटे तुम कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और ये घर का नक्शा कैसे बदला हुआ है? अरमान ने पूछा, बेटा ये तो सब दुआ की वजह से हुआ है, इसने इस घर को बदल दिया है, देखो कैसे जन्नत बन गया हमारा घर। फैज़ान साहब ने कहा, है कहाँ आपकी बहू रानी? अरमान ने तंज़िया कहा, अरे मेरे बच्चे कैसे हो? और अरमान दादाजी के सीने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी। अरमान ने कहा, अरे कोई दुआ को तो बुलाओ। दादाजी ने कहा, ठहरो अयान, इस मोहतरमा से मैं वहीं जाकर मिलता हूँ, मुजरिम को मौका वारदात से ही पकड़ना चाहिए। अरमान ने कहा, क्या मतलब? दादाजी ने पूछा, सब मतलब समझा दूंगा दादाजी। अरमान ने कहा, पूरा घर देख लिया पर दानिया कहीं नहीं मिली, होती तो मिलती ना, वो तो इस घर से जा चुकी थी, क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरमान फैजाज साहब ने पूछा, बात ये है अब्बू के वो मेरे आने की खबर सुन के इस घर से फरार हो गई है वो। अरमान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम अपनी बीवी के बारे में? दादाजी ने गुस्से से पूछा। दादाजी वो मेरी बीवी नहीं थी और ना ही इसका इस घर से कोई रिश्ता था। अरमान ने सब के सरों पर बम फोड़ा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरमान दादाजी ने कपकपाते हुए कहा, दुआ बेटा। फैजान साहब ने पुकारा, दानिया का कमरा खाली पड़ा था, देखा वो जा चुकी है इस घर में, मैंने कहा था ना। अब तो यकीन कर ले मेरी बात पर, बल्कि बाबा आप घर का सामान चेक करें क्या क्या गायब है, और अम्मी के जेवर वो तो आपके पास महफूज है ना? अरमान ने पूछा, बेटा वो तो मैंने दुआ को दिए थे, यही नहीं बल्कि दुकानों का किराया, तुम्हारी तनख्वाह, मेरी पेंशन, सब कुछ इसके पास था। फैजान साहब ने कहा, ये क्या किया आप लोगों ने? बाबा और मेरे कमरे में रहती थी वो, बहुत सा सामान पड़ा था मेरी अलमारी में, वो तो सब ले गई होगी। अरमान ने कहा, और अलमारी की तरफ बड़ा। अरमान ने अलमारी खोली, हर चीज़ लीके से पड़ी थी, नादिया बेगम के जेवर, कुछ पैसे, घर वालों के दिए हुए गिफ्ट्स, हत्ता कि जो कपड़े इसे फैजान साहब और दादाजी ने दिए थे वो भी अलमारी में पड़े थे। दानिया सिर्फ अपना सामान जो साथ लेकर आई थी वही लेकर गई थी। एक डायरी अलमारी से गिरी और अरमान ने झुककर डायरी उठाई, डायरी खोली तो इसमें सारा हिसाब किताब लिखा था, घर का खर्चा जो भी दानिया ने इस घर के लिए खर्च किया था वो सब डायरी में लिखा हुआ था। मैं तो इसे गलत समझ रहा था, लेकिन आखिर कौन थी वो लड़की? अरमान ने पसीना साफ करते हुए सोचा। बेड के साइड टेबल पर एक लेटर लिखा हुआ था। फैजान साहब ने लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया। बाबा अब तक आप सब लोग जान चुके होंगे कि मैं दुआ नहीं हूँ बाबा, मैं दानिया हूँ। मुझे दुआ समझना आप लोगों की गलतफहमी थी और दुआ बन जाना मेरी मजबूरी। मेरे माँ का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, बाबा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ एक ऐसी जगह से थी जहाँ का शरीफ लोग नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। कुछ अर्से बाद मेरे बाबा का भी इंतकाल हो गया तो मेरी सौतेली माँ ने हमारे घर को एक कोठे में बदल दिया जहाँ पर बहुत से गंदे लोग आते। मेरी माँ मुझे इसमें शामिल करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। इस दिन आप लोगों के घर का गेट खुला देखा तो पनाह लेने आ गई, क्योंकि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। शयान मुझे दुआ समझा और मैं मजबूरी में दुआ बन गई। बाबा हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके घर से सिर्फ एक चीज़ लेकर जा रही हूँ, अरमान की तस्वीर, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। मेरी बच्ची का शक बात सिर्फ एक बार करके तो देखती, तुम्हें अपने सीने से लगा लेता, दादाजी ने कहा। फैजान साहब के हाथ से खत नीचे गिर गया, वो रोते हुए बेड पर बैठ गए, सबकी आंखों में आंसू थे। अरमान भी बहुत शर्मिंदा था, जिसने बिला सोचे समझे पता नहीं दानिया के बारे में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लिया था। दानिया को ये घर छोड़े 3 माह हो चुके थे, वो सब बहुत ही ज़्यादा याद करते थे। सबसे ज़्यादा तो वो अरमान को याद करती थी। दानिया को ये घर छोड़े 3 माह हो चुके थे, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा याद करती थी। सबसे ज़्यादा तो वो अरमान को याद करती थी। कैसे होंगे आप अरमान? दानिया ने सोचा। सुनिए मिस्टर अहमद घर पर होंगे क्या? दानिया को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। दानिया मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं अरमान था। दानिया के दिल में धड़कनें तेज़ हो गई। सॉरी, वो दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चला आया। अरमान ने कहा। दानिया बगैर कुछ के अंदर चलेगी। साहब जी तशरीफ़ रखें, मुलाजिम ने कहा। अहमद साहब हैं क्या? अरमान ने पूछा। नहीं साहब जी तो घर पर नहीं आते ही होंगे, आप बैठे। मुलाजिम ने कहा। अच्छा सुनो, ये कौन थी? अरमान ने पूछा। ये दानिया बीबी हैं, बच्चों की देखभाल करती है। मुलाजिम ने कहा। दानिया मुझे इससे मिलना है। अरमान ने कहा। वो रहा जी दानिया बीबी का कमरा, मुलाजिम ने कहा और चला गया। दानिया तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह घर से चले जाने से इस घर पर क्या गुजरी है? अरमान ने कहा। दानिया खामोश खड़ी रही। अयान ने खाना पीना छोड़ दिया, दादाजी बीमार पड़ गए हैं, सबने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन तुमसे मोहब्बत कर बैठा, जिस तरह तुमने मेरे अपनों को संभाला वो सब मैं नहीं भूल सकता। लेकिन तुम वहाँ से क्यों आ गई? अरमान ने पूछा। क्योंकि मैं दुआ नहीं हूँ, मैंने सबको धोखा दिया, मुझ में हिम्मत नहीं थी सबका सामना करने की। दानिया ने कहा। किसी से तो शेयर करती, बाबा तो तुम्हें अपने सीने से लगा लेते। अरमान ने कहा। मैं इनकी मुजरिम हूँ। दानिया फुट फुट कर रो दी। रोए मत दानिया, मेरे साथ घर चलें, वहाँ सब इंतज़ार में है। अरमान ने कहा। नहीं, मैं दुआ का सामना नहीं कर सकती। दानिया ने कहा। मैं दुआ को छोड़ चुका हूँ हमेशा के लिए, वो मेरी बीवी बनने के लायक नहीं थी। अरमान ने कहा। दानिया ने अरमान को देखा। दानिया कितनी अजीब बात है ना कि आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन लगता है कि जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। अरमान ने कहा। अरमान मैं बाबा का सामना कैसे करूंगी? दानिया ने पूछा। बाबा तुम्हें सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ, अरमान ने कहा और दानिया को साथ लेकर घर चला गया।
दरवाजे की घंटी बजी। रेयान देखो तो कौन आया है। शिया ने कहा भाई भाभी आप दोनों। रेयान ने चलाते हुए कहा मेरी बच्ची। फैज़ान साहब ने कहा बाबा दादाजी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दानिया ने रोते हुए कहा नहीं मेरी बच्ची रो मत, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में जो रिश्तों की कमी है इसे पूरा करूँगा एक बाप बनकर। फैज़ान साहब ने दानिया को गले लगाते हुए कहा बस बहुत हो गया, अब अगले हफ्ते दानिया और अरमान का निकाह होगा और दानिया बाकायदा हमारी बहू के रूप में इस घर में आएगी। दादाजी ने कहा दानिया बेटा तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं। फैज़ान साहब ने पूछा नहीं बाबा मुझे कोई इतराज़ नहीं। दानिया ने कहा सर झुका लिया। दानिया और अरमान का निकाह हो चुका था, इसके साथ साथ रेयान और ऐना की भी रुखसती हो चुकी थी। आज दोनों का वलीमा था, सब बहुत खुश थे। दोनों जोड़ियां बहुत प्यारी लग रही थी। सब ने दोनों को मुबारकबाद दी। इस खुशी के मौका पर शयान और हुरिया की मंगनी कर दी गई थी। सब ने इन दोनों को मुबारकबाद दी। दानिया की ज़िंदगी से महरूमियों का खात्मा हो चुका था और अल्लाह ने दानिया को अरमान की सूरत में बेहतर से नवाजा था। बेशक दानिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी थी, लेकिन मेरा अल्लाह सबसे बेहतर नवाजने वाला है बेशक। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अपने नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।